हेलो दोस्तों। AS16 में एक आइटम है पैरा 4E। AS16 में एक आइटम है नेम्ड एज पैरा 4E। ये मैंने नहीं बताया था, तो ये अभी बता देता हूँ। रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज लोन, जब भी कोई भी फॉरेन एक्सचेंज लोन लिया जाता है तब ये एक्टिवेट होता है। फॉरेन एक्सचेंज लोन, तो उसकी वजह से भी कैपिटलाइजेशन कॉन्सेप्ट आ सकता है। तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हियर इज अ पैरा फॉर ई। ध्यान दीजिए लोग, सभी लोग। देयर कैन बी अ क्वेश्चन इन एग्जाम रिलेटिंग टू दिस, तो दिस हैज टू बी सीरियसली अंडरस्टूड। एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन करेंसी बोरोइंग कंसिडर्ड एज अ बोरोइंग कॉस्ट। अगर आप फॉरेन करेंसी लोन लेते हो तो ऑब्वियसली उसमें आपको फॉरेन में इंटरेस्ट तो देना ही है, लेकिन क्या होता है जब आप लोन लिए रहते हो तब डॉलर का प्राइस कुछ और रहता है, एंड एट द एंड ऑफ द डे डॉलर के प्राइसेस चेंज होते हैं, तो सो योर लायबिलिटी ऑल्सो चेंजेस। सो दिस इज ट्रीटेड एज अ फॉरेन कॉस्ट, जो भी एक्सचेंज डिफरेंस है। सो जो कुछ भी लिखा है, आई एम नॉट रीडिंग दैट। It has to be compared with a local currency borrowings, and interest on foreign is considered as borrowing cost to be accounted as per this standard, and remaining any difference will go to AS11. Basically, this para is created for, you know, foreign exchange लोन लेते हैं तो इसमें दो चीजें एक्टिवेट हो जाती है। वन इज AS11 फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंसेस, ये एक एक्टिवेट हो जाता है। दूसरा हो जाता है AS16 बोरोइंग कॉस्ट। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे यूज करना है अपने को, क्योंकि AS11 बोलता है एनी डिफरेंस रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज विल बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट, और AS16 बोलता है इफ इट इज रिलेटेड टू क्वालिफाइंग असेट देन बोरोइंग कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज्ड। तो दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स करना है, अभी अपने को देखना है। अब मान लो अगर मैंने $10,000 का लोन लिया, ठीक है, उस टाइम पे रेट समझो 40 रुपीज था। दैट मीन्स इन इंडियन करेंसी द लोन अमाउंट विल बिकम 4 इन शॉर्ट मैंने 4 लाख रुपीज का लोन लिया। अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ, मैं ध्यान मत दे, समझ के लिए कॉन्सेप्ट टफ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तू सुन लिया आ जाएगा, ना 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 ना, वैसा नहीं होगा। पे अटेंशन। सो $10,000 का मैंने यूएस से लोन लिया। इंडियन करेंसी में बात करेंगे तो लोन इज अबाउट ऑफ 4 लाख रुपीज। नाउ यू अंडरस्टैंड वेन एवर यू आर टेकिंग अ लोन फ्रॉम फॉरेन कंट्री, से दे आर आस्किंग मी फॉर 5% per annum. So that means these people are going to ask me for a interest in dollar. 5% मतलब they will ask me somewhere 500 rupees as a interest. So there is nothing, no issue with that. See, you understand, when I took the loan that time the foreign exchange was 40 rupees. Not necessary at the end of the year the rate will remain same. So end of the year the rate might change to 45. I'll pay that. See, interest any which way it got accrued and due at the end of the year, so उसका कोई दिक्कत नहीं है. What about this loan which I had taken that time the rate was 40? So same liability, if I have to re-evaluate, then $10,000 still payable, but the rate today has changed to 45. That means this loan has become 4,50,000 in Indian currency. Don't you feel so there is a jump of 50,000? क्या ये मेरा लॉस है या नहीं है? मेरा बोलने का मीनिंग क्या है यहाँ पे बेटा, कि सी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से is that this interest is cost, there is no issue with that, that is not a problem. $500 multiplied by 45, I'll pay that amount. Anyway that liability arises only at the end of the year. But this liability which I took, जो मैंने लोन लिया था $10,000 का, you remember, at the rate 40, that time this was 4 lakh rupees. But after 1 year the same dollar is payable, but this time the rate has jumped to 45. That means I have to pay 4,50,000 if I have to pay. So at the start of the year, on the 1st April 10, say for example, the liability was 4 lakh, and the same liability on 31st after 1 year has become 4,50,000. There is a jump of 50,000 rupees. So can I say this 50,000 is again a cost?
यस और नो, अपार्ट फ्रॉम योर इंटरेस्ट कॉस्ट। सो इंटरेस्ट के अलावा ये भी एक खर्चा है, तो क्या बोरोइंग कॉस्ट में ये भी लिया जाएगा? तो आंसर इज यस, इट विल बी टेकन, बिकॉज आप इंग्लिश पढ़ो बेटा, इंग्लिश पढ़ो, पढ़ ये वाला तभी मैंने नहीं पढ़ा था ना इज्जत से, अब पढ़। एक्सचेंज डिफरेंस इन फॉरेन करेंसी बोरोइंग टू द एक्सटेंड रिलेट्स टू इंटरेस्ट एलिमेंट। बोले एक्सचेंज डिफरेंस आया कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। आया सर 50,000 रुपीज का, तो ये भी है और अपना इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। तो इस चीज को कैसे टैकल किया जाएगा? हाउ मच कैन बी कैपिटलाइज, हाउ मच कैन बी ट्रीटेड एज अ बोरोइंग कॉस्ट, ये कॉन्सेप्ट है। तो बोरोइंग कॉस्ट याद रखना दो टाइप का हो जाएगा, वन इज दैट इंटरेस्ट एक्सपेंस दैट यू आर पेइंग प्लस द एक्सचेंज डिफरेंस, exchange difference in liability, this will be treated as borrowing cost। मैं क्या बोला तेरे को समझ में आ रहे बंदर? तो 500 इंटू 45 वो तो है ही है, उसमें ना नहीं है, 50,000 भी ऐड हो जाएगा, मतलब 50,000 प्लस हो जाएगा इसमें। मैं क्या बोल रहा हूं, 500 इंटू 45, 22,500 का जो इंटरेस्ट तुमने पे किया, दैट इज $500 इंटू 45, वो तो है ही है बोरोइंग कॉस्ट में। 50,000 एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से वो भी आ जाएगा, तो प्लस 50,000, तो तेरा एक्चुअली जो खर्चा है बोरोइंग कॉस्ट का, इट इज 72,500। दिस इज द रूल, नाउ अंडरस्टैंड। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, ये सब कैलकुलेशन समझा, बोरोइंग कॉस्ट का परफेक्ट कैलकुलेशन भी, इसमें कोई गलती नहीं है, परफेक्ट है। बोरोइंग कॉस्ट टू इज कॉस्ट, जो भी खर्चा तुमको लोन रिलेटेड हो रहा है वो तो आएगा ही ना। तो AS11 इधर पिक्चर में कैसे आता है वो समझने का कोशिश करो। AS11 क्या बोलता है, अगर आपने ये लोन, ये 4 लाख रुपीज इंडिया में लिया होता, समझो इंडिया में लोन लेते, तो आप लोन कितना लेते? 4 लाख ही लेते, बराबर है। और इंडिया में मान लेते हैं रेट 12% पर एनम होता, तो एट द एंड ऑफ द ईयर हाउ मच इंटरेस्ट कॉस्ट वुड हैव बीन देयर इंडियन करेंसी में? तो भैया 48,000 रुपीज हुआ होता तेरा इंटरेस्ट कॉस्ट, यस और नो? तो गवर्नमेंट बोलता है आउट ऑफ दिस आई कैन अलाउ यू मैक्सिमम 48,000 बीइंग इंडियन करेंसी लोन टू कैपिटलाइज, टू बी कैपिटलाइज्ड एज पर AS16, अगर क्वालिफाइंग असेट है तो। एंड द रिमेनिंग द बैलेंस if any will be treated as expense or charge to P&L। ये समझ गया तो मेरा उद्धार हो जाएगा, और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी और आपको भी मैं स्वर्ग ले जाऊंगा। सो 24,500 रुपीज। नाउ अंडरस्टैंड दिस इज विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस टू P&L में जाएगा, और ये 48,000 कैन बी कैपिटलाइज्ड। और इसमें एक चीज समझने जैसा है, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ AS11 एंड दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ AS16। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है हमको यही समझना है कि अगर ये लोन मैंने इंडिया में लिया होता, तो 4 लाख रुपीज का ही लोन लेता, जो मेरा रिक्वायरमेंट था, यस और नो? मेरा रिक्वायरमेंट वही था ना। तो इंडियन करेंसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो देख लो, 48,000, मैक्सिमम दैट कैन बी कैपिटलाइज इज 48,000, भले ही तुम्हारा बोरोइंग कॉस्ट कितना रहा हो। कल जाके सर अगर 72,000 की जगह 40,000 होता तो मैक्सिमम 48,000, दैट मीन्स पूरा का पूरा 40,000 आप कैपिटलाइज कर पाते। अगर ये 72 की जगह 40,000 होता तो पूरा का पूरा कैपिटलाइज हो पाता, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो इंडियन करेंसी लोन के हिसाब से जो बोरोइंग कॉस्ट होगा उतना ही आप कैपिटलाइज कर सकते हो। तो मैं क्या बोलता हूँ, इंग्लिश में लिख देता हूँ, मैक्सिमम दैट कैन बी कैपिटलाइज्ड शुड बी only to the extent borrowing cost if such loan was borrowed
in India, that is Indian currency. बस भैया ये इंग्लिश तेरे को समझ में आ जानी चाहिए, दैट्स इट, इतना लिख ले। ये एक पार्ट मैंने छोड़ दिया था। और पैरा 44E बोलते हैं इसको, फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड है। और मैं बोलता हूँ ये एग्जाम्पल आप खुद से सॉल्व करो, यू सॉल्व दिस एग्जाम्पल बाय योरसेल्फ, दिस वन। सेम चीज बताया हुआ है इसमें। $10,000 अपन ले रहे हैं, 5% पर एनम के हिसाब से ले रहे हैं। एक्सचेंज रेट जब भी लोन लिया था तभी 45 था। इसका मतलब होता है इंडियन करेंसी में लोन कितना लेगा, तो 10,000 इंटू 45, 4,50,000। अगर रुपीज में बात करूँ तो 4,50,000 का लोन लेते हैं अपन। एक्सचेंज रेट 31 मार्च को 48 था, सो एक्सचेंज डिफरेंस पैदा हो गया 4,80,000। 30,000 का एक्सचेंज डिफरेंस है, इंटरेस्ट अलग से। और इंडियन करेंसी में 11% पर एनम का रेट है। इसको ऐसे ही सॉल्व करिए जैसे मैंने इसको सॉल्व किया है, सिमिलर वे, एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। पहले कॉपी कर लो, डू इट, गुड।